हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के 90 PYQ के बारे में। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स तीनों चैप्टर के मैंने 30 PYQ बनाए हुए हैं। इस वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों चैप्टर्स के PYQ को मर्ज करके मैंने एक वीडियो बनाया। ठीक है, ये इसलिए किया ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस मिल जाए फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए। और रिवीजन को इजी करने के लिए मैंने क्या किया, इन तीनों चैप्टर के PYQ का PDF मैंने कमेंट सेक्शन में डाला है, आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन होता है हमारा 1 मार्क्स का। हमें पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाई एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो एक्वेटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल होता है कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। ऐसा क्यों होता है, याद रखना, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो जैसे ही आप वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या होगा, वाटर में कम ऑक्सीजन होगा, तो एक्वेटिक स्पीशीज को कम ऑक्सीजन मिलेगा। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, क्योंकि कोल्ड वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर द मोलैरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये 2014 का क्वेश्चन है कि मोलैलिटी को ज्यादा एडवांटेज क्यों होता है ओवर द मोलैरिटी। अगर हम बात करें पहले मोलैरिटी की, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो याद रखना वॉल्यूम चेंज होता है, मास सेम रहता है। तो मोलैरिटी की टर्म टेम्परेचर से चेंज होती है। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेयरएज मोलैलिटी सेम रहता है। तो मोलैलिटी डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। मोलैलिटी नहीं चेंज होगा विद चेंज इन टेम्परेचर, व्हाइल मोलैलिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज एडेड टू द प्योर इथेनॉल, और ये 2020 का क्वेश्चन है। When acetone is added to the ethanol, some of the hydrogen bond between the ethanol molecule break down। अब याद रखना, जो इथेनॉल होता है वो अल्कोहल होता है, और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स खुद के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे ही आप एसीटोन ऐड करोगे तो एसीटोन क्या करता है, अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरफेयर करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स इजीली सेपरेट हो जाएं तो वो इजीली क्या बना सकते हैं, वेपर बना सकते हैं, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। वेपर प्रेशर ओवरऑल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसे हम बताते हैं, दिस मिक्सचर शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है क्योंकि नंबर ऑफ वेपर्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, और हमें टर्म दिया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kb। 2014 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम कब पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा Tb होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है Kb के इक्वल, विच इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी। अगर आपने क्या किया है, मोलैलिटी को 1 रखा है तो डेल्टा Tb Kb क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो Kb एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होगा व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। मोलैलिटी यूनिटी तब होगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 है और वेट ऑफ द जो सॉल्वेंट है दैट इज 1 kg। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन kg पर मोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें दिया, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। तो अगर हमें मोलर मास निकालना है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालेंगे मोलर मास ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। ये 2018 का क्वेश्चन है। अब याद रखना, एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। तो थोड़ा सा अगर आपके पास सोल्यूशन है डाइल्यूट सोल्यूशन, उसमें भी आपको काफी लार्ज वैल्यू आपको मिलती है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी अगर आपके पास डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स आर नॉट जनरली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। जो मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन है वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है। तो दैट्स वाई हम रूम टेम्परेचर में भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। सिमिलरली अगर हम बात करें पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स हैव लोअर सॉल्युबिलिटी, दे हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। पुअर सॉल्युबिलिटी की मतलब कि काफी लेस सॉल्युबल है, और ये लेस सॉल्युबिलिटी पे भी क्या देगा, हाई वैल्यू देगा। तो इसका भी हम मोलर मास निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2014 का क्वेश्चन है।
आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? द टू सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एट ए गिवन टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। और इनके बीच में कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी, देयर इज नो ऑस्मोसिस बिटवीन दीज टू सोल्यूशन, क्योंकि इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? सेम होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सोल्यूशन इज नियरली डबल देन 1 मोलर शुगर सोल्यूशन। 2018 का क्वेश्चन है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1 मोलर ऑफ KCl जो है वो डबल है 1 मोलर शुगर सोल्यूशन के। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा TB क्या होता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू I KB स्मॉल m। अब ये जो I होता है ये होता है वेंट हॉफ फैक्टर। अब याद रखना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अब जो शुगर सॉल्यूशन है याद रखना इसका डिसोसिएशन नहीं होता, इसका वेंट हॉफ फैक्टर रहता है 1। बट KCl की अगर हम बात करेंगे, KCl क्या होता है? डिसोसिएट होता है K प्लस एंड Cl नेगेटिव में, तो नंबर ऑफ आइंस क्या हो जाती है? डबल, तो इसका वेंट हॉफ फैक्टर और I का वैल्यू क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। तो अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा? द डेल्टा TB ऑफ 1 मोलर KCl, क्योंकि KCl में I का वैल्यू 2 हो चुका है, तो डेल्टा TB ऑफ 1 मोलर KCl इज डबल देन दैट ऑफ 1 मोलर शुगर सोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स, कुछ सॉल्यूशन जब मिक्स होते हैं तो एजियोट्रॉप बनाते हैं। व्हाट आर एजियोट्रॉप? ये 2014 का क्वेश्चन है। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? दे आर बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर मतलब दो कंपोनेंट को मिक्स करके बनता है ऑफ ए सॉल्यूशन दैट हैव सेम कंपोजिशन। उनकी जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है? सेम रहती है इन लिक्विड एंड वेपर फेस। तो अगर आपके पास लिक्विड फेस में कंपोजिशन है, अगर आप उसको हीट करते हो, जो वेपर्स बनते हैं उनमें भी कंपोजिशन क्या रहती है? सेम रहती है। एंड दे बॉइल्स एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव ए हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड A एंड B आर 140 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। हमें बताना किसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा एट 90 डिग्री सेल्सियस पे, जब A एंड B का बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया 140 एंड 180 डिग्री सेल्सियस। ये 2020 का क्वेश्चन है। अब याद रखना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और याद रखना वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा हाई है तो इजीली वो बॉयल हो सकता है लो टेम्परेचर। ठीक है। द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट कम है जिसका, उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी क्या होगा? हाई होगा। सो इट हैज ए हायर वेपर प्रेशर, हेंस लिक्विड A हैज ए हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट? ठीक है। सपोज आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, ये कुछ वेपर्स बनाएगा। ठीक है। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा? इसकी सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे आ जाएगा सॉल्वेंट की जो वोलेटाइल है। अब क्या होगा? जो वेपर्स हैं वो इजीली नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये सरफेस पे कवर कर देगा ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, और टर्म है हमारी एबनॉर्मल मोलर मास। 2017 का क्वेश्चन। एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? द मोलर मास विच इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू। जो मोलर मास हाई है या तो लेस है देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसे बोलते हैं हम एबनॉर्मल मोलर मास। और ये ऐसा कैसे होता है? इट इज बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। एसिटिक एसिड जब बेंजीन में होता है तो वो क्या कर सकता है? एसोसिएट हो सकता है। और डिसोसिएशन जैसे KCl है, डिसोसिएट हो सकता है K प्लस एंड Cl नेगेटिव, उसकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। व्हाट हैपन व्हेन वी प्लेस द ब्लड सेल इन वाटर? वाटर हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। गिव रीजन। ब्लड सेल्स को अगर हम किस में प्लेस करें? वाटर में, तो क्या होगा? तो याद रखना जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की वो हमेशा होती है हाइपो टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो वाटर तो हो जाएगा हाइपोटोनिक, तो ब्लड का सेल हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक। तो वाटर कहाँ मूव करेगा? इन द सेल। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन द ब्लड सेल। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? ब्लड सेल विल स्वेल एंड मे इवन बर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन है सारे 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है? सबसे पहले द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेस। जो वेपर फेस में गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस
इन सोल्यूशन। अगर ज्यादा गैस डिसॉल्व है सोल्यूशन में तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, गैस का ज्यादा होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं P इक्वल टू KH काई, जो KH है दैट इज हेनरी लॉ कांस्टेंट, P पार्शियल प्रेशर एंड काई क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स। अब एयर को हम डाइल्यूट क्यों करते हैं विद हीलियम, अब याद रखना टू अवॉइड बेंड as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood। जब स्कूबा डाइवर वाटर के अंदर जाते हैं तो याद रखना प्रेशर ज्यादा होता है और नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाता है, और जब वही स्कूबा डाइवर फिर से सरफेस पे आता है तो जो नाइट्रोजन डिसॉल्व होता है वो बबल्स की फॉर्म में वापस आने लग जाता है, रिलीज होता है और वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकता है। उस कंडीशन को बोलते हैं बेंड, जो काफी ज्यादा हार्मफुल होती है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एयर को डाइल्यूट करते हैं हीलियम से। अब हीलियम से इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी लेस सॉल्युबिलिटी होती है ब्लड में देन द नाइट्रोजन, तो इसकी कम सॉल्युबिलिटी और ये लेस हार्मफुल होता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% W/W solution of H2SO4 if the density of the solution is 1.02 grams per ml और मोलर मास ऑफ H2SO4 दिया 98 ग्राम्स पर मोल। सबसे पहले हमें दिया हुआ W/W, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मास ऑफ H2SO4 लेंगे वो हो जाएगा 9.8 ग्राम्स और मास ऑफ द सोल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम्स, तो इसी को बोलते हैं 9.8% W/W। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, H2SO4 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, मास बाय मोलर मास। मास हमारा 9.8 और मोलर मास हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 98, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 0.1। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, बट हमें क्या दिया, डेंसिटी दी हुई है और हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाता है, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास हमें पता है मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.02 डिवाइड बाय 1.02, तो हमारा ml में आ जाएगा 98 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है 0.1, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा 98 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना, 98 डिवाइड बाय 1000, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाय 98, 100 बाय 98, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1.02 m। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट डू डिफरेंस बिटवीन द आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। 2017 का क्वेश्चन है ये, आइडियल एंड नॉन आइडियल में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, इट ओबेस राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जो आइडियल सोल्यूशन है वो राउल्स लॉ फॉलो करता है, जो P1 हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू P01 Chi1। बट जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, तो ये राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते, तो P1 विल नॉट बी इक्वल टू P01 Chi1। अगर हम बात करें आइडियल सोल्यूशन की वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, अगर आप दोनों सोल्यूशन को मिक्स करो तो क्या होता है, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हीट ऑफ मिक्सिंग, जब आप दो सोल्यूशन को मिक्स करते हो तो कुछ में हीट में चेंज नहीं आती है, तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। वेराज नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, तो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग प्रोसेस एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास दिया ग्लूकोज का 180 ग्राम्स पर मोल इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर, KF ऑफ वाटर दिया 1.86 केल्विन kg पर मोल। 2018 का क्वेश्चन है, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन बताना है। सबसे पहले हमें मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, मास ऑफ ग्लूकोज हमें दिया हुआ है 60 ग्राम विच इज W2। मोलर मास ऑफ द ग्लूकोज M2 है 180 ग्राम्स पर मोल। मास ऑफ वाटर दिया हुआ W1 विच इज 250 ग्राम्स और KF का वैल्यू दिया 1.86। हमें बोलता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है KF इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, हमें पता है डेल्टा TF इक्वल टू KF, मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं ऐसे W2 बाय M2, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। W1 इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1000, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू हो जाएगा 1.86, 60 डिवाइडेड बाय 180, 1000 बाय 250। आप इसको 1 या बाय 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 4, सॉल्व कर लोगे तो डेल्टा T आ जाएगा 2.48 केल्विन। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया, पूछा है हमें व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले वाटर था, उसका फ्रीजिंग पॉइंट था 273 केल्विन। अब ये डिप्रेशन हो गया, मतलब इतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 273 माइनस ऑफ 2.48 विच इज इक्वल टू 270.52
केल्विन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है गिव रीजन, फर्स्ट पार्ट है इसका, 0.1 मोलर KCl हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द 0.1 मोलर ग्लूकोज। 2020 का क्वेश्चन है ये। हमें पता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू I KB स्मॉल m होता है, ठीक है। अब याद रखना जो KCl है वो डिसोसिएट हो सकता है दो, ठीक है, दो आयंस में, तो I का वैल्यू क्या हो जाता है 2 हो जाता है, वेयरएज ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, इसका I का वैल्यू 1 होता है। और याद रखना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, KCl में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, वेयरएज ग्लूकोज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, उतने ही रहेंगे। सो एज ए रिजल्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होने की वजह से जो KCl का हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, जो मीट है इट इज प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग। सॉल्ट क्यों डालते हैं मीट में, सॉल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम द मीट बाय प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। जब आप सॉल्ट डालते हो तो आउटर जो हो जाता है वो होता है हाइपरटोनिक, तो वाटर क्या होता है मीट से बाहर मूव करता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। सो देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन मीट, उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उस कंडीशन में ग्रो नहीं करते। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू जर्मिनेट, दिस हेल्प टू स्टोर मीट फॉर लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल एंड व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग ऑफ द पॉजिटिव डिविएशन। 2015 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें कि जब सपोज आपने दो सोल्यूशन क्या किए, मिक्स किए हुए हैं, AB इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो AB इंटरेक्शन है वो क्या होता है, उन दोनों के बीच में वीकर होता है देन द AA एंड BB। ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। सपोज आपने दो सोल्यूशन मिक्स किए हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो दोनों सेपरेट रहते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ओवरऑल वेपर प्रेशर वो इजीली क्या बना सकते हैं, वेपर बना सकते हैं, विच रिजल्ट इन पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो वो पॉजिटिव डिविएशन शो करता है, ठीक है। एग्जांपल है इथेनॉल और एसीटोन की। इथेनॉल क्या करेगा, खुद के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एज ए रिजल्ट दोनों को आप मिक्स करोगे तो इथेनॉल और एसीटोन के मॉलिक्यूल सेपरेट रहेंगे और वो इजिली वेपर्स बना लेंगे। और डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग क्या होता है, इसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो होती है पॉजिटिव। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है फॉर ए 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया हमें दिया 5% सोल्यूशन, मोलर मास दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, हमें कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, और R जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया 5% ऑफ यूरिया, तो 5% को ऐसे भी लिख सकते हो, मास ऑफ यूरिया हो जाएगा 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसको हम 5% लिख सकते हैं। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल होता है CRT, और C क्या होता है, कंसंट्रेशन, और इसे हम मोलैरिटी में लिखते हैं, और मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स RT। नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा मास बाय मोलर मास, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m इज मास RT मोलर मास इनटू वॉल्यूम। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, हमारे पास क्या मास दिया हुआ है, हमने लिखा है 5 ग्राम्स, मोलर मास दिया हुआ है 60, R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर दिया हुआ है हमें 300, और ये हमें लिखना है 500 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा 1/12 0.0821 इंटू 300, और ये हो जाएगा हमारा 0.1। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20.51 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन एजियोट्रॉप, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। 2015 का क्वेश्चन है, और दिया हुआ है डिफाइन एजियोट्रॉप, व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। एजियोट्रॉप हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एजियोट्रॉप क्या होता है, जिनकी सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड एंड वेपर फेस में मिक्सचर की, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा वेपर प्रेशर से क्या होता है, वो जो लिक्विड होता है, वो जो मिक्सचर है लिक्विड का, वो इजीली क्या कर सकता है, बॉयल हो सकता है। तो इनका होता है बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो दे फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। एग्जाम्पल है इथेनॉल प्लस वाटर, और इथेनॉल होना चाहिए 95% बाय वॉल्यूम। और का आंसर एजियोट्रॉप हमने ऑलरेडी पढ़ा है। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म बाय नेगेटिव डिविएशन, तो नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो अगर किसी मिक्सचर को बॉयल करना है तो आपको ज्यादा हीट करना पड़ता है, तो एज ए रिजल्ट इट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, और नाइट्रिक एसिड है 68% बाय मास।
नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लड सेल आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जो ब्लड सेल है वो आइसोटोनिक होता है, सोडियम क्लोराइड 0.9%, मतलब दोनों कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम होती है। व्हाट हैपन इफ वी प्लेस ब्लड सेल इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1.2% NaCl और 0.4% NaCl सोल्यूशन। ये 2016 का क्वेश्चन है। सबसे पहले सपोज आपने ब्लड सेल को डाला है 1.2% NaCl सोल्यूशन में, तो ये जो सोल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन ब्लड से ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ब्लड का 0.9% होता है, तो ये सोल्यूशन बन जाएगा हमारा हाइपरटोनिक। और याद रखना मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमेशा हाइपो से हाइपर होता है, तो ब्लड सेल क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटोनिक और सोल्यूशन हो जाएगा हाइपरटोनिक। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर वाटर जाएगा एंड सेल वुड श्रिंक। ठीक है, सेकंड पार्ट दिया हुआ है, अगर हमें 0.4% NaCl सोल्यूशन दिया है तो ब्लड के साथ ये सोल्यूशन क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, ब्लड क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक होगा। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सेल, वाटर फ्लो सेल के अंदर फ्लो करेगा एंड इट द सेल वुड स्वेल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट इज वेंट हॉफ फैक्टर, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू कैन इट हैव if in forming the solution the solute molecule undergo association or dissociation। 2014 का क्वेश्चन है। सबसे पहले वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंटल को हम ऑब्जर्व भी लिखते हैं, तो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब याद रखना जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। तो डिसोसिएशन में क्या होता है, डिसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज होता है, तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, आई का वैल्यू इंक्रीज होता है। और एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएट, सपोज दो मॉलिक्यूल एसोसिएट करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। सो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, एसोसिएशन में आई का वैल्यू विल बी लेस देन 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप, सेकंड क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 23। सम इथाइलिन ग्लाइकोल हमें दिया हुआ है OHCH2CH2OH, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इज एडेड टू योर कार कूलिंग सिस्टम अलोंग विद 5 kg ऑफ वाटर। तो वाटर भी ऐड किया, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर ग्लाइकोल सोल्यूशन इज -15 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -15 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, हमें के भी दिया है, KF का वैल्यू हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो चुका है, वाटर का होता है 0 डिग्री और वो कम हो चुका है -15 डिग्री, तो ये होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। वेट हमें गिवन नहीं है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं, हमें ये फॉर्मूला दिया, इससे मोलर मास निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का वेट होता है 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12, तो ये हो जाएगा 62, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट विच इज वाटर दिया हुआ है हमें 5 kg। हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M, M मोलैलिटी होता है, डेल्टा VF इक्वल टू KF, W2 by M2 ये वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, W1 इज वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1.86, W2 हमें फाइंड करना है 1000, ये W2 M2 हमने यहाँ से लिखा है 62, और याद रखना वेट हम ग्राम्स में लिखेंगे, इस फॉर्मूला में ग्राम्स में कर देंगे तो 5000। इसको हम क्या करेंगे, टर्म्स को इसको कैंसिल कर सकते हैं, टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो W2 हो जाएगा हमारा 2500 ग्राम्स। ठीक है, हमें इसका वेट मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन निकाला, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB स्मॉल m, डेल्टा TB हो जाएगा KB, W2 by M2 1000 by W1, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू 0.522500, हमने पिछले यहाँ से निकाला, डिवाइड बाय 62, मोलर मास सेम रहेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 5000, इसको हमने निकाल लिया, हमारा आंसर आ जाएगा 4.19 केल्विन। तो हमारा जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हुआ दैट इज 4.19 केल्विन। अगर अब हमें पूछा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, ये इंक्रीज हुआ 4.19, तो हम इसे ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 377.19 केल्विन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, एट 300 केल्विन 30 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन। ग्लूकोज 30 ग्राम प्रेजेंट है इन इट्स सोल्यूशन और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98 बार। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए ग्लूकोज सोल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर, व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन। 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला होता है जो पाई होता है CRT, C होता है कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी,
सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, पाई का वैल्यू दिया विच इज 4.98। कंसंट्रेशन होता है इन मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हो मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स RT। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू 4.98, 30 है ग्लूकोज का मास दिया हुआ, मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180 और वॉल्यूम दिया हमें 1 लीटर RT। आपने लिख लिया। अब हमें क्या दिया, ग्लूकोज का दूसरा सोल्यूशन दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखते हैं पाई टू C2 RT। पाई का वैल्यू दिया 1.52, कंसंट्रेशन जो हमें फाइंड करना है कंसंट्रेशन C2 RT। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भी हमारा बन गया इक्वेशन कि दोनों सॉल्यूशन में क्या है, टेम्परेचर सेम है, आपको सेकंड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताना है, मतलब आपको C2 बताना है। तो हमें दोनों ग्लूकोज के सॉल्यूशन है, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट को आप सेकंड से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 4.98, ये डिवाइडेड बाय 1.52, ये हो जाएगा 30 बाय 180 इज 1/6 RT C2 RT। RT कैंसिल हो जाएगा, तो C2 हो जाएगा हमारा 1.52 डिवाइडेड बाय 4.98 इंटू 6। जब आप ये सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 0.051 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम्स ऑफ CaCl2 टू 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। 10 ग्राम्स ऑफ CaCl2 ऐड किया 200 ग्राम्स ऑफ वाटर में, आपको बताना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Kb का वैल्यू दिया वाटर का विच इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। मोलर मास दिया CaCl2 का 111 ग्राम पर मोल। 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो CaCl2 है, अगर आप उसे वाटर में डालोगे वो डिसोसिएट होता है Ca2+ में एंड प्लस 2Cl नेगेटिव, तो ये 3 आइंस देता है। तो I का वैल्यू याद रखना, इसमें क्या हो जाता है 3 हो जाता है। याद रखना अगर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ग्लूकोज यूरिया, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो इनका I का वैल्यू क्या रहता है 1 रहता है। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हो जाएगा डेल्टा TB इक्वल टू IKB स्मॉल m होता है मोलैरिटी। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो IKB W2/m2 W1 इंटू 1000। ठीक है, I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि डिसोसिएट हो रहा है 3 आइंस में। Kb का वैल्यू 0.52। W2 क्या होता है, वेट ऑफ द सोल्यूट जो हमें दिया 10 ग्राम्स। M2 होता है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट जो दिया 111 ग्राम्स। W1 क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट विच इज 200 और ये ऊपर आ जाएगा 1000। आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा विच इज 0.702 केल्विन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है, 3.9 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड जो है वो डिसॉल्व हुआ है इन 49 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजोइक एसिड सॉल्यूट है, बेंजीन क्या है सॉल्वेंट। शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है हमारा 1.62 केल्विन। आपको कैलकुलेट करना है वैन हॉफ फैक्टर एंड प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट का नेचर बताना है, वेदर इफ देयर इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मोलर मास बेंजोइक एसिड का दिया 122 ग्राम्स पर मोल और Kf दिया हुआ है हमें 4.9 केल्विन kg पर मोल। अब याद रखना डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल होता है, डेल्टा TF इक्वल टू IKF स्मॉल m, डेल्टा TF इक्वल टू IKF और स्मॉल m मोलैलिटी किसके इक्वल होता है W2/m2 W1 इंटू 1000। ठीक है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डेल्टा TF हमें दिया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 1.62, I का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, Kf का वैल्यू दिया 4.9, W2 कितना है वेट ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट हमारा बेंजोइक एसिड, इसका है वेट 3.9, इसका मोलर मास कितना दिया है विच इज M2 दिया हुआ है हमें 122। W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है 49 इंटू 1000। आप I की वैल्यू यहाँ पे ले आओगे, बाकी वैल्यू उस तरफ शिफ्ट करोगे, हो जाएगा 1.62 इंटू 1 इंटू 122 इंटू 49 3.9000 इंटू 4.9। इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 10, इसको कैंसिल कर देंगे, आप वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे, I का वैल्यू आ जाएगा 0.507। तो वैल्यू आ गया I का। और याद रखना अगर I का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है एसोसिएशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन 19.5 ग्राम्स ऑफ FCH2COH मोलर मास दिया 78 ग्राम्स पर मोल इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ FCH2COH। हमें क्या दिया हुआ है, सोल्यूट का मास दिया हुआ है, हमें सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, डिग्री हमें दिया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, हमें इसका बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Kf दिया वाटर का विच इज 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो W2 हो जाएगा 19.5 ग्राम्स विच इज वेट ऑफ द सोल्यूट। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट होगा 78 ग्राम्स पर मोल। वेट ऑफ द सॉल्वेंट होगा W1 500 ग्राम्स। हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू IKF स्मॉल m। सबसे पहले हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है,
उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे आई का वैल्यू विच इज वेट हॉफ फैक्टर। डेल्टा टी एफ इजकल टू आई के एफ W2/M2 इंटू W1000। ठीक है, आई की इसकी टी एफ की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, आई के एफ है 1.86, वेट ऑफ द सॉल्यूट है 19.5, मोलर मास है 78,000 डिवाइडेड बाय 500। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आई का वैल्यू जो हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आई का वैल्यू आ जाएगा 1.075। हमें आई का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या पूछा हुआ है कि ये कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो FCH2COH जो है वो डिसोसिएट होगा, ये कि वीक एसिड है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा FCH2CO नेगेटिव एंड H+ में। याद रखना अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता तो हमारा आई का वैल्यू 2 हो जाता, 2 क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन, बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो दैट्स वाई हमें फाइंड करना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू 1 N-1 अल्फा। अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, तो ये 2 पार्टिकल में डिसोसिएट हो रहा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई की वैल्यू 1.075 इज इक्वल टू 1, n कितना है, 2 पार्टिकल में सब्स्टिट्यूट हो ये डिसोसिएट हो रहा है, तो 2 - 1 अल्फा। अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हमारा वैल्यू आएगा 0.075, और अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 7.5%। तो ये जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो रहा है 7.5%। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया, उसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल, इट इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम्स ऑफ वाटर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mm ऑफ Hg। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। आपके पास प्योर वाटर है, उसका कुछ प्रेशर दिया 23.8 mm ऑफ Hg, उसमें आपने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया लाइक यूरिया, तो इससे क्या होगा, वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, तो हमें वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है। W2 दिया हुआ है 30, W1 दिया हुआ है 846 ग्राम। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालेंगे, मास बाय मोलर मास 30/60 0.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 846 डिवाइड बाय 18 विच इज 47। अब याद रखना वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज P0A वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट और उसका अभी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर होता है 23.8 और ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा जो अभी वाटर है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 23.8 47 डिवाइड बाय 47.5, ये हो जाएगा 23.8 इंटू 0.99 और हमारा आंसर आ जाएगा 23.5 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। 2.56 when 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ CS2, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोअर्ड बाय 0.383 केल्विन। आपको फॉर्मूला बताना है Sx का। ठीक है, तो याद रखना जो सल्फर है वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, उससे हम बता सकते हैं कि सल्फर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, KF का वैल्यू दिया हुआ है 3.83 केल्विन kg पर मोल और एटॉमिक मास सल्फर का दिया हुआ है 32 ग्राम्स पर मोल। 2016 का क्वेश्चन है। W2 दिया हुआ है वेट ऑफ द सॉल्यूट विच इज 2.56, W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है हमें 100 ग्राम्स। हमें सबसे पहले मोलर मास निकालना है ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। ठीक है, हम लिख सकते हैं फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M एंड डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी होते हैं W2/M2 W1000। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, डेल्टा TF दिया हुआ हमें 0.8383, KF का वैल्यू दिया 3.83, वेट दिया हुआ 2.56, ये M2 निकालना है 1000/100। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मोलर मास ऑफ Sx। ठीक है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका मास आ जाएगा टोटल 256 ग्राम्स पर मोल। अब हमें पता है सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है 32 ग्राम्स और ये पूरे मॉलिक्यूल का मास कितना है 256, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल फॉर्मूला Sx, तो टोटल मास कितना है 256, सो सपोज x इज एटम्स इंटू 32, हमें क्या दे देगा 256, तो x नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 256 डिवाइड बाय 32, तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 8, तो हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा S8। तो सल्फर के जब 8 एटम्स कंबाइन करेंगे तभी उसका मास हो जाएगा 256 ग्राम्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है ए 4% सोल्यूशन W/W ऑफ सुक्रोज दिया है हमें, उसका मॉलिक्यूलर मास है 342 ग्राम्स पर मोल, इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ ग्लूकोज, उसका मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम्स पर मोल इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया 273.15 केल्विन। 2019 का क्वेश्चन है।
अब हमें सुक्रोज की वैल्यूज दी हुई है और हमें ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो याद रखना यहाँ पे हमें KF का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम सुक्रोज की वैल्यूज यूज करके KF का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि KF वाटर का है और उसको हम यूज करेंगे ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले W/W दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ सुक्रोज होगा 4%, W/W मीन्स 4 ग्राम्स इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, तो सुक्रोज होगा 4 ग्राम्स। वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, क्योंकि सोल्यूशन 100 ग्राम्स है, सोल्यूट 4 ग्राम्स है, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 96 ग्राम्स। डेल्टा TF KF इंटू स्मॉल m, डेल्टा TF क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले फ्रीजिंग पॉइंट था 273.15, फिर डिक्रीज हो गया 271.15, माइनस कर देंगे KF, मोलैलिटी होता है W2/m2, W1000, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा KF हमें निकालना है 4/342, 96 वेट ऑफ द सॉल्वेंट 1000। ठीक है, तो हमारा KF का वैल्यू आ जाएगा विच इज 15.55 केल्विन kg/मोल। अब हम निकालेंगे मास ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज भी 5% है, 5 ग्राम्स हो जाएगा, और मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 100/-5 विच इज 95 ग्राम्स। हम TF की डेल्टा TF की वैल्यू यूज करेंगे, डेल्टा TF टू KF इंटू स्मॉल m, डेल्टा TF हमें फाइंड करना है, KF मोलैलिटी होता है W2/m2 W1, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 15.55, वेट ऑफ ग्लूकोज दिया 5 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ 180/95 और ऊपर दिया हुआ है 1000। सॉल्व कर लेंगे और डेल्टा TF का वैल्यू आ जाएगा 4.54 केल्विन इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का कितना होता है वाटर का 373.15, वो डिक्रीज हो गया है 4.54, तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा 268.61 केल्विन। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ सेल विच वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज हुआ था, 2020 का एक क्वेश्चन है, तो याद रखना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल यूज हुआ था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, 2015 का ये क्वेश्चन है। फैराडेज का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट हो रहा है एट एनी इलेक्ट्रोड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। सपोज आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो सोल्यूशन की, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा और लिबरेट होगा। तो हम लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, W है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Q है हमारा चार्ज। याद रखना चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम IT। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो W इक्वल टू ZIT। ठीक है, तो Z हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन दिया हुआ है जिंक सॉलिड जो है प्लस कॉपर 2+ एक्वस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Zn 2+ एक्वस एंड कॉपर सॉलिड टेक प्लेस। 2013 का क्वेश्चन है, हमें रिप्रेजेंटेशन करना है सेल का गैल्वेनिक सेल। सबसे पहले याद रखना हमेशा एनोड लिखते हैं और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो जिंक सॉलिड है, हम वर्टिकल लाइन लिखेंगे Zn 2+ एक्वस, तो ये हमें एनोड रिप्रेजेंटेशन हो रहा है हमारा। डबल वर्टिकल लाइन जो होती है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे कॉपर 2+ एक्वस वर्टिकल लाइन कॉपर टू सॉलिड। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है कैथोड, इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज, 2015 का ये क्वेश्चन है। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, दे आर दोज बैटरीज विच कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। आप इसको वापस क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास करो, एंड हेंस कैन बी यूज्ड ओवर अगेन, तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। एग्जांपल आ जाएगा हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn 2+ टू Zn। 1 मोल ऑफ Zn 2+ दिया, हमें Zn में कन्वर्ट करना है, हमें पूछा कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, 2015 का क्वेश्चन है। सपोज अगर आपके पास Zn 2+ है तो कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू बिकम Zn, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो अगर हमें दिया 1 मोल ऑफ Zn 2+, ठीक है, तो इसको रिक्वायर होगा 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर एक हमारे पास आयन है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और अगर 1 मोल ऑफ Zn 2+ हमारे पास है तो हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और याद रखना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाता है 2 फैराडे। ये आपको याद रखना है।
तो 2 इंटू 96500 1 फैराडे चार्ज होता है 96500 विच इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आएगा 193000 कूलम्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग ई नॉट वैल्यू ऑफ ए एंड बी प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर द कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट करोजन एंड वाई। हमें ए और बी का क्या दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू दिया, ए का दिया -2.37, बी का दिया हुआ है -0.14 वोल्ट्स। हमें बताना विच इज बेटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आयरन। हमें आयरन को क्या करना है, कोरोजन से प्रिवेंट करना है। आयरन का भी ई नॉट का वैल्यू दिया विच इज -0.44 वोल्ट्स। ठीक है, हमें बताना है कौन आयरन को प्रोटेक्ट कर सकता है। याद रखना जो ई नॉट की वैल्यू है वो हमें बताता है रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ई नॉट का वैल्यू ज्यादा होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है और वो हमेशा एज ए कैथोड काम करता है, और जिसका ई नॉट का वैल्यू कम होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो वो हमेशा एज ए एनोड और उसमें ऑक्सीडेशन होता है। अब आयरन की जो कोरोजन होती है उसमें क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। हम चाहते हैं कि आयरन का ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो। ठीक है, सो द मेटल हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी ऑक्सीडाइज फर्स्ट। जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, सो मेटल ए हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें ए का सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है। सो व्हेन इट इज कनेक्टेड विद आयरन, अगर आपने आयरन के साथ इसको कनेक्ट किया तो ये जो मेटल है ये आयरन से पहले क्या होगा, खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन को प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीडेशन से और इसकी प्रिवेंट करेगा कोरोजन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन द टर्म मोलर कंडक्टिविटी विच इज लैम्डा एम। ये 2015 का क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, उसमें क्या 1 मोल ऑफ डिसॉल्व इलेक्ट्रोलाइट है। When placed between two parallel electrodes 1 सेंटीमीटर अपार्ट, हम दो पैरेलल इलेक्ट्रोड के बीच में वो प्लेस करेंगे 2 सेंटीमीटर अपार्ट। एरिया क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन एरिया लार्ज इनफ टू कंटेन बिटवीन देम ऑल द सॉल्यूशन। तो ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ज्यादा होना चाहिए कि उसके बीच में ऑल द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, उसे ही हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसके यूनिट्स होते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू O2। हमने 1 मोल ऑफ वाटर की ऑक्सीडेशन करनी है तो हमें कितने कूलम्स ऑफ चार्ज की रिक्वायरमेंट है। 2020 का ये क्वेश्चन है। वाटर की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो उसकी इक्वेशन लिखते हैं, वाटर गिव राइज टू 2H प्लस हाफ ऑफ O2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक अगर वाटर का आपके पास क्या है मॉलिक्यूल है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर आपने 1 मोल ऑफ वाटर यूज किया तो आपको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, और 1 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज होता है 1 फैराडे। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो जाएगा 2 फैराडे। फैराडे होता है 96500, 2 इंटू 96500, हमारा आंसर आ जाएगा 193000 कूलम्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है Following reaction occur at cathode during the electrolysis of aqueous silver chloride solution। 2 रिएक्शन होता है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करो aqueous silver chloride की। सबसे पहले क्या होता है, हमारा Ag प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बनाता है Ag, E नॉट हो जाएगा 0.80 वोल्ट्स, और H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा हाफ ऑफ H2, E नॉट 0.00 वोल्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट के बेसिस पे आपको बताना है विच रिएक्शन इज फिजिबल एट द कैथोड एंड वाई। कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होगी, ये 2015 का क्वेश्चन है। कभी भी याद रखना जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बताता है। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो उतना जल्दी क्या कर सकता है, रिडक्शन, और वो हमेशा एक्ट करता है एज ए कैथोड, और जिसका वैल्यू कम है वो हमेशा करेगा एज ए एनोड क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो इन दोनों में देखेंगे तो जो Ag प्लस है इसका E नॉट का वैल्यू सबसे ज्यादा है दोनों में, तो 0.80 वोल्ट्स है, तो वही एक्ट करेगा हमारा एज ए कैथोड। ठीक है, तो रिएक्शन विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल अकर एट द कैथोड, तो जो रिएक्शन होगा कैथोड पे वो होगा सिल्वर जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Ag। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइंड फ्यूल सेल। ये 2017 का क्वेश्चन है। फ्यूल सेल क्या, इट इज ए गैल्वेनिक सेल in which chemical energy from the combustion of fuel like hydrogen, methane and methanol is converted into electrical energy। अब याद रखना इसमें हम क्या करेंगे, कंबशन करेंगे फ्यूल का। फ्यूल का कंबशन मतलब उसको हम ऑक्सीजन के साथ उसे क्या करेंगे, उसको बर्न करेंगे फ्यूल को। तो कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल को जो बर्न करके जो एनर्जी मिलेगी
उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसी सेल को हम बोलते हैं फ्यूल सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। तो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है डैनियल सेल का। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द सेल। हमें गिब्स एनर्जी निकालनी है। 1 फैराडे का वैल्यू दिया हुआ है 96500 कूलम्स पर मोल। इक्वेशन भी दिया हुआ है, Zn सॉलिड जो है प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस स्टेट में कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। ये 2030 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स का, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो n हो जाएगा हमारा 2। ई नॉट ऑफ द सेल हमें दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विच इज ई नॉट ऑफ द सेल विच इज 1.1 वोल्ट। हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एफ का वैल्यू होता है 96500 और हमें ई नॉट ऑफ द सेल दिया है 1.1 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 212300 जूल्स पर मोल, और इसको आप किलो जूल्स में भी लिख सकते हो, माइनस 212.3 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज्ड इन इन्वर्टर्स, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड एट द कैथोड ऑफ दिस सेल। 2017 का ये क्वेश्चन है। याद रखना इन्वर्टर्स में हम यूज करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ये तरह का एक सेकेंडरी सेल है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये रिचार्ज हो जाता है, तो आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। एनोड की बात करें, एनोड में क्या होता है, जो लेड है वो कंबाइन करता है SO4 2 नेगेटिव के साथ एक्वस सॉल्यूशन में, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में क्या होता है, PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 एंड ट्वाइस H2O। तो याद रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो लेड क्या होता है, लेड की ऑक्सीडेशन होती है, PbSO4 बनता है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा लेड डाइऑक्साइड कैथोड पे, और उसकी भी क्या होती है, रिडक्शन होती है, और रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ PbSO4। तो ये था हमारा लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड if its molar conductivity which is lambda m is 39.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और हमें गिवन दिया हुआ है लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस इज 349.68 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड लैम्डा नॉट ऑफ CH3CO नेगेटिव इज इक्वल टू 40.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2017 का एक क्वेश्चन है। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। याद रखना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके इक्वल होता है, लैम्डा m बाई लैम्डा नॉट m। लैम्डा m होता है मोलर कंडक्टिविटी, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लैम्डा नॉट m होता है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो याद रखना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके पास एसिटिक एसिड है, और अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। तो आप कर सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO नेगेटिव, दोनों को हम ऐड कर लेंगे 349.68 प्लस 40.9, तो हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आ जाएगा विच इज 390.58 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी हम लिख सकते हैं 39.05, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा डिवाइड करना उसे 390.58, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कि एनोड पे क्या रिलीज हो रहा है, कैथोड पे क्या रिलीज हो रहा है। हमें गिवन है ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस दिया हुआ हमें विच इज 0.34, ई नॉट ऑफ H प्लस टू H2 हमें दिया हुआ 0.00 वोल्ट्स, ई नॉट ऑफ हाफ ऑफ Cl2 टू Cl नेगेटिव इज 1.36, और ई नॉट ऑफ हाफ ऑफ वाटर टू H2 इज 1.23 वोल्ट्स, और ये 2020 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे एट द कैथोड। कैथोड में 2 पॉसिबल रिएक्शन हो सकती है, या तो कॉपर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, रिजल्ट इन डिपॉजिट ऑफ कॉपर, और हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। दोनों में से एक रिएक्शन होगा। जब भी आप कैथोड की बात करते हैं तो हम देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होता है वो उतना इजीली क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो अगर आप देखोगे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो इजीली क्या कर देगा, रिडक्शन करेगा। सो कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, कॉपर डिपॉजिट होगा बिकॉज इट हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड में आप हायर रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे।
सिमिलरली एनोड पे दो रिएक्शन हो सकती है, याद रखना एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो Cl नेगेटिव क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है Cl2 गैस में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, एंड वाटर क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन गैस एंड इट कैन रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H+। दो रिएक्शन हो सकती है, या तो क्लोरीन रिलीज हो सकता है या तो ऑक्सीजन रिलीज हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो Cl का है हमारा 1.36 वोल्ट्स, ये है 1.23 वोल्ट्स। नॉर्मली क्या होता है, जिसका लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, प्रेफर होता है। लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि वो इजीली क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। बट यहाँ पे क्या होता है तो वाटर का लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट क्या होता है कि हमारी क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना होता है तो ये प्रोसेस को थोड़ा एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए, ये इजी रिएक्शन नहीं होता, तो हमें थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो रिएक्शन है थोड़ी डिफिकल्ट होती है और क्लोरीन ईजिली लिबरेट हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, डिस्कस इट्स वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन। 2015 का क्वेश्चन है। याद रखना जो हमारा कंडक्टिविटी होता है विच इज कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L बाई ए। G होता है हमारी कंडक्टेंस, L होता है लेंथ और A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, अगर आपने लेंथ कर दिया 1 सेंटीमीटर एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब हमारा कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा फॉर द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आप बात करें 1 सेंटीमीटर लेंथ है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा जो क्यूब आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, अगर आपने वाटर ऐड किया है विच इज डाइल्यूशन, तो याद रखना कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस, हम क्योंकि हम कंडक्टिविटी को पर यूनिट वॉल्यूम में ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ और एरिया हमने लिखा है यूनिटी, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आप ज्यादा वाटर ऐड करोगे, एज ए रिजल्ट कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट वॉल्यूम V इज द कंडक्टेंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व। तो जो कंडक्टेंस होता है जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इनटू V, ठीक है। तो याद रखना ये मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इनटू V होता है। तो इट इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी अगर आप ज्यादा वाटर ऐड करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो टोटल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, एज ए रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे जैसे आप ज्यादा वाटर ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो ज्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड ओवरऑल जो हमारी कंडक्टेंस है सोल्यूशन की वो इंक्रीज हो जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक में हमें डिफरेंस बताना है, 2020 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इट इज ए डिवाइस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो खुद से होते हैं, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इस डिवाइस में, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इट इज ए डिवाइस वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज टू क्रिएट ए केमिकल रिएक्शन। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, लाइक इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। सेकंड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, ये खुद से होता है और इसका डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, केमिकल रिएक्शन ये खुद से नहीं होता, तो इसके लिए हमें एनर्जी यूज करना पड़ता है, तो डेल्टा जी क्या होता है इसका, पॉजिटिव। अगर हम बात करें एनोड की ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है नेगेटिव। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है X and Y are two electrolytes on dilution, molar conductivity of X increases 2.5 times while that of Y increases 25 times. Which one of the two is weak electrolyte and Y 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो X है डाइल्यूशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो रही है और Y की 25 टाइम्स, तो Y की ज्यादा इंक्रीज हो रही है। और याद रखना Y होगा हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज विद डाइल्यूशन, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, जो आइंस है वो एक दूसरे से दूर जाती है और उसकी डिसोसिएशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, रिजल्ट इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ आइंस इंक्रीज होने से मोलर कंडक्टिविटी स्टीपली इंक्रीज, तो सडनली मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है, उसके नंबर ऑफ आइंस क्या होते हैं, ऑलरेडी डिसोसिएटेड होते हैं। जब आप उसमें डाइल्यूशन करते हो तो उसमें मोलर कंडक्टिविटी स्मॉल इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि जैसे आइंस दूर दूर जाते हैं तो थोड़ा सा इंक्रीज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी होता है इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होगा, वाई। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन कैथोड when a current of 2 ampere was passed through a solution of silver nitrate for 15 minutes। हमें बताना है सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पे जब आपने करंट यूज किया 2 एम्पियर और आपने 15 मिनट्स पास किया सोल्यूशन ऑफ AgNO3 से। मोलर मास दिया सिल्वर का हमें 108 ग्राम्स पर मोल और 1 फैराडे होता है 96500 कूलम्स पर मोल। 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमें करंट दिया हुआ विच इज I, वो है 2 एम्पियर, टाइम दिया हमें 15 मिनट्स, टाइम को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 15 इंटू 60 हो जाएगा 900 सेकंड्स। अब हम निकालेंगे चार्ज, चार्ज किसके इक्वल होता है, हमारा होता है I इंटू टी और करंट इंटू टाइम, ये हो जाएगा 2 इंटू 900 और 1800 कूलम्स। 1800 कूलम्स हमारा चार्ज है, तो हमें बताना 1800 कूलम्स पे कितना ज़्यादा सिल्वर डिपॉजिट होगा। सिल्वर की बात करें, AgNO3 जब सोल्यूशन में होगा वो डिसोसिएट होगा Ag+ में, तो Ag+ क्या करेगा, अगर एक हमारे पास आयन है Ag+ की, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनाएगा 1 एटम ऑफ Ag। और अगर हमें डिपॉजिट करना है 1 मोल ऑफ Ag+ तो हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा 1 फैराडे, तो हमें 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो जाए तो हम लिखेंगे 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1 फैराडे का चार्ज होता है 96500 कूलम में, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, 1 मोल है 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर और 1 कूलम किसके इक्वल होता है 108 डिवाइडेड बाय 96500, ठीक है। हमें बताना है कि 1800 कूलम पे कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, तो 1 कूलम में इतना डिपॉजिट होगा, 1800 में होगा 108 डिवाइड बाय 96500 इंटू 1800। आप इसे सॉल्व करोगे तो सिल्वर डिपॉजिट होगा 2.014 ग्राम्स ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड ऑफ दिस सेल। 2017 का एक क्वेश्चन है। याद रखना ट्रांजिस्टर में जो सेल यूज होता है वो होता है लेक्लांच सेल और ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई सेल। एनोड पे क्या होता है, जो जिंक सॉलिड है कन्वर्ट्स इनटू Zn2+ and 2 इलेक्ट्रॉन्स। एट द कैथोड क्या होता है MnO2+ NH4+ 1 इलेक्ट्रॉन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MnOOH एंड NH3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज 0.025 सीमेंस पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। 2013 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया कंडक्टिविटी कैपा की फॉर्म में लिख सकते हैं 0.025 पर सेंटीमीटर। मोलैरिटी मतलब हमें कंसंट्रेशन दिया सोल्यूशन का विच इज 0.2 मोलर्स। मोलर कंडक्टिविटी विच इज λm इज इक्वल टू कैपा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। हम कंडक्टिविटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 0.025 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, हमें मोलैरिटी दिया हुआ है 0.2। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। हमें EMF निकालना है और E ऑफ द सेल हमें निकालना है। हमें सेल की रिप्रेजेंटेशन दिया है Fe कन्वर्ट इंटू Fe2+, कंसंट्रेशन दिया है 0.001 मोलर्स एंड हाइड्रोजन प्लस जिसकी कंसंट्रेशन है 0.101 मोलर्स कन्वर्ट इंटू H2 1 बार एंड PT। हमें E0 ऑफ द सेल दिया है 0.44 वोल्ट्स। अब हमें लॉग की वैल्यू दी है log of 2, log of 3, log of 10 की वैल्यू दी है और ये 2022 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सेल की रिएक्शन लिखेंगे। जो लेफ्ट साइड पे होता है वो होता है हमारा एनोड। एनोड पे हमेशा क्या होती है ऑक्सीडेशन, तो Fe जो है वो Fe2+ में कन्वर्ट होगा। राइट साइड पे हमारा कैथोड, उसमें रिडक्शन होता है तो H+ कन्वर्ट होगा H2 में। अब Fe 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखोगे रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस
ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2। ई नॉट ऑफ द सेल हमें दिया 0.44 वोल्ट्स। अगर हमें दिया हुआ है, याद रखना, जो टेम्परेचर है 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस, तब हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ क्यूसी। एन है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यूसी होता है हमारा रिएक्शन क्वोशिएंट। हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा 0.44 माइनस ऑफ 0.0591। और याद रखना जो एन की वैल्यू है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, 2 लॉग ऑफ, अब याद रखना H2 का इन्होंने दिया हुआ 1 बार, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। और सॉलिड्स और लिक्विड की कंसंट्रेशन सेम रहती है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन भी इग्नोर करते हैं। तो हम सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन लिखेंगे, और जो लॉग ऑफ QC होता है वो हम प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की वैल्यूज लिखते हैं रेज़ टू पावर ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम लिखेंगे Fe2 प्लस, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसमें कुछ रेज़ टू पावर नहीं लिखेंगे। और हाइड्रोजन डिवाइड बाय रिएक्टेंट H प्लस रेज़ टू पावर 2, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, या जाएगा 0.44 माइनस ऑफ 0.0295 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा वैल्यू, Fe2 प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ H प्लस का दिया और 10⁻² रेज़ टू पावर 2। सॉल्व कर लेंगे 10⁻³ 10⁻⁴, ये हो जाएगा, और लॉग ऑफ 10 ये बन जाएगा। हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.44 माइनस ऑफ 0.0295, ये लॉग ऑफ 10 होता है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4105 वोल्ट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH, हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन ऑफ लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 5 × 10⁻³ ओम्स है। और कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, क्वेश्चन 2020 का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है रेजिस्टेंस L, और हमें मोलैरिटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल टू होता है रेजिस्टिविटी L/A। हमें क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी विच इज रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस A/L। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 × 10⁻³, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 0.625, और लेंथ हमें दिया है 50। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा रेजिस्टिविटी और रो हम फाइंड कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 62.5 ओम सेंटीमीटर। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, इसका यूनिट होता है, सिंबल होता है इसका कपा, और इसे हम फाइंड करते हैं 1/रेजिस्टिविटी से। तो कंडक्टिविटी इज 1/रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा 1/62.5, हमारा आंसर आ जाएगा 0.016 पर ओम पर सेंटीमीटर, और पर ओम को आप लिख सकते हो सीमेंस, तो 0.016 सीमेंस पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें निकालना मोलर कंडक्टिविटी विच इज λm, ये इक्वल टू होता है हमारा कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज 0.016 इंटू 1000, मोलैरिटी की वैल्यू हमें दिया है 0.05। सब हम कैलकुलेट कर लेंगे आंसर, तो हमारा आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का आंसर विच इज 320 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एन एसिडिक सोल्यूशन कंटेनिंग CrO3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें क्रोमियम मेटल को क्या किया, इलेक्ट्रोप्लेट किया। इक्वेशन दिया है CrO3 aqueous 6H plus 6 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Cr solid plus 3H2O। कैलकुलेट ग्राम ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोलेटेड बाय 24,000 कूलम। अगर आपने इतना चार्ज पास किया 24,000 कूलम, कितना क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेट होगा, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट, कितना टाइम लगेगा जब आपको इलेक्ट्रोप्लेट करना है 1.5 ग्राम्स ऑफ क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर ऑफ करंट। ये सेकंड क्वेश्चन है। एटॉमिक मास दिया क्रोमियम का 52 ग्राम्स पर मोल, और 1 फैराडे 96500 कूलम पर ग्राम्स होता है। 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिख लेंगे। अगर आप इक्वेशन देखते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन से हमें 1 एटम ऑफ क्रोमियम मिल रहा है। तो अगर आपको 1 मोल ऑफ क्रोमियम चाहिए तो आपको चार्ज चाहिए 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और आपको चाहिए 6 फैराडे। तो 6 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ क्रोमियम। तो 6 फैराडे किसके इक्वल होता है, 6 × 96500 52 ग्राम्स। 1 कूलम कितना हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 6 × 96500। हमें बताना है 24,000 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा, तो 24,000 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 52 × 24,000 डिवाइड बाय 6 × 96500। हमारा जो क्रोमियम डिपॉजिट होगा और इलेक्ट्रोप्लेट होगा वो होगा 12.15 ग्राम्स।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें हमें क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक। सबसे पहले 52 ग्राम्स को अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको कितना चार्ज चाहिए, 6 फैराडे चार्ज चाहिए 1 मोल में। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। हमें 52 ग्राम्स में 6 × 96500 कूलम चार्ज चाहिए। 1 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 × 96500 डिवाइड बाय 52, और 1.5 ग्राम्स के लिए 6 × 96500 1.5 डिवाइड बाय 52। तो इतना चार्ज चाहिए हमें अगर हमें डिपॉजिट करना है 1.5 ग्राम्स। हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, चार्ज जो होता है ओवरऑल चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट हमें दिया हुआ है 12.5 एम्पियर, टाइम हमें निकालना है, तो करंट को हम डिवाइड कर देंगे विच इज 12.5। इस इक्वेशन जो को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा विच इज 1336 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रिडिक्ट विद रीजन विच पेयर विल ऑलवेज अलाउ ग्रेटर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2020 का क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा पेयर में से कौन सा ज्यादा कंडक्टिविटी करता है इलेक्ट्रिसिटी की। सबसे पहले सिल्वर वायर एट 30 डिग्रीज एंड सिल्वर वायर एट 60 डिग्री सेल्सियस। याद रखना जो सिल्वर वायर होती है उसमें होती है मेटेलिक कंडक्टेंस। मेटेलिक कंडक्टेंस होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर जो मेटल है वो वाइब्रेट करने लग जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो हो जाती है डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, और रेजिस्टेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम जब भी हमारे पास होगा मेटेलिक कंडक्टेंस और मेटल्स होंगे हमारे पास, तो हम उसमें लोअर टेम्परेचर लेते हैं। तो सिल्वर वायर एट 30 डिग्रीज जो होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वाइब्रेशन ऑफ मेटल ions will increase, this result in increase of resistance or decrease of conductivity. Second है 0.1 molar of CH3COH solution और 1 molar CH3COH solution। अब याद रखना ये हमारा क्या है, CH3COH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप डाइल्यूट करते हो, उसमें ज़्यादा वाटर ऐड करते हो, तो हमने पढ़ा है उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि आयंस क्या होने लग जाते हैं, सेपरेट होने लग जाते हैं। तो इन दोनों की अगर बात करेंगे, इसमें 1 मोलर है, यह है 0.1। तो 0.1 मोलर सोल्यूशन का क्या है, इसमें ज्यादा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट ये ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। तो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड जो होगा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों होगी, बिकॉज विद डाइल्यूशन ये ज्यादा डाइल्यूट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने से याद रखना कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। थर्ड है KCl solution at 20 डिग्री सेल्सियस और KCl solution at 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर होगा KCl at 50 डिग्री। तो याद रखना जो हमारा KCl solution है इसमें कंडक्टिविटी है बिकॉज ऑफ आयंस। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो याद रखना आयंस की मूवमेंट क्या होता है, वो भी इंक्रीज होती है। तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, आयन की मूवमेंट इंक्रीज होने से याद रखना कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ AgCl सॉलिड प्लस H2 गैस 1 एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 Ag सॉलिड प्लस 2H प्लस, कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोलर एंड 2 Cl नेगेटिव 0.1 मोलर। डेल्टा G नॉट दिया हुआ है हमारा हमें -43600 जूल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। 2018 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे जो हमें ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है। हमें डेल्टा G नॉट दिया हुआ है, हमें EMF ऑफ द सेल पूछा है। तो याद रखना डेल्टा G नॉट से हम E नॉट ऑफ द सेल पहले निकालेंगे। तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF E नॉट ऑफ द सेल। G नॉट का वैल्यू लिख लेंगे -43600 इज इक्वल टू, अब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो AgCl में Ag प्लस की फॉर्म में होता है, तो 2 Ag प्लस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएंगे 2 Ag। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाएंगे 2 H प्लस। तो हमारा N हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं हमारे 2। F है हमारा फैराडेस कांस्टेंट 96500। E नॉट ऑफ द सेल हमें निकालना है, तो हम इसे सॉल्व करके E नॉट ऑफ द सेल निकाल लेंगे विच इज 0.226 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है जब 25 डिग्री सेल्सियस है और 298 केल्विन दिया है, तब हम इक्वेशन लिख सकते हैं E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ QC। लॉग ऑफ QC क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, इसकी E नॉट ऑफ द सेल है 0.226 वोल्ट माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइड बाय 2, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है। लॉग ऑफ
हम कंसंट्रेशन लेंगे H प्लस रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय H2। याद रखना जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, और याद रखना यहाँ पे Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन हम इग्नोर करेंगे। अगर आप Cl नेगेटिव को देखोगे यहाँ पे भी क्या है AgCl, तो दोनों तरफ क्या है Cl सेम फॉर्म में है, मतलब Cl नेगेटिव की फॉर्म में ना तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है ना तो ये रिडक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट Cl नेगेटिव नहीं कर रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन पे हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया, इक्वेशन बना लिया। हमारा H2 का वैल्यू कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको 1 कर लेंगे। H प्लस का है 0.1 और 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 रेज़ टू पावर 2 होता है 10⁻⁻2 और log ऑफ 10⁻⁻2 होता है -2। 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 0.226 प्लस 0.0591 हमारा आंसर आ जाएगा 0.2851 वोल्ट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 थ्राइस इज 858 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, while that of lambda naught of SO4 2 नेगेटिव, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव दिया है विच इज 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें कैलकुलेट करना है लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द Al3+। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें बताना है Al3+ का 2013 का क्वेश्चन है। अब याद रखना अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग आइंस। ठीक है, और आइंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो लैम्डा नॉट m ऑफ Al2SO4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, क्योंकि दो आइंस है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव, क्योंकि SO4 थ्राइस है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। Al2SO4 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 858, ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ Al3+ प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू दी है 160, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 480, इसको माइनस कर देंगे इससे तो हमारा आ जाएगा 378। ये ट्वाइस है तो इसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा नॉट m ऑफ Al3+ आपको मिल जाएगा विच इज 189 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है राइट टू एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर द ऑर्डिनरी सेल एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। सबसे पहले इसकी दो जो एडवांटेज है, पहली एडवांटेज है इसकी इट हैज हाई एफिशिएंसी, काफी ज्यादा एफिशिएंट है, तो मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी है 70% एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, और जो वाटर प्रोड्यूस होता है कैन बी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। रिएक्शन की बात करेंगे, एट द एनोड क्या होता है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद 4 ऑफ OH नेगेटिव एक्वस सॉल्यूशन में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। कैथोड में क्या होता है, ऑक्सीजन वाटर के साथ और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे हमारा रिडक्शन होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 OH नेगेटिव एक्वस। ओवरऑल अगर आप रिएक्शन देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 4 OH कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस H2O। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। What happen if external potential applied become greater than the E0 of the electrochemical cell? 2016 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसे वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर आपने पोटेंशियल अप्लाइड किया है रिवर्स डायरेक्शन में विच इज ग्रेटर देन द E0, तो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज रिवर्स, तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या होती है, करंट फ्लो करती है। याद रखना ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और याद रखना सेल जो है वो बिहेव करता है एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हेन ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A and B containing electrolyte ZnSO4 and CuSO4 connected in series। हमने करंट पास किया है 2 एम्पियर का, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से कनेक्ट किया हुआ है, और एक में ZnSO4 है, दूसरे में CuSO4 है। 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। सबसे पहले 2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ है। हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, हमें टाइम पूछा है कि कितना देर करंट फ्लो हुआ। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ जिंक वाज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है, ऑफ सेल ए। तो कॉपर 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ, तो जिंक कितना डिपॉजिट होगा, दोनों में हमने सेम करंट पास किया विच इज 2 एम्पियर। एटॉमिक मास कॉपर का है 63.5, जिंक का है 65 ग्राम्स पर मोल। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करें कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा कॉपर,
अगर हम बात करें फैराडे की फर्स्ट लॉ की, जितना मास डिपॉजिट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है वो चार्ज के। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZIT इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप इस ये जो होता है इज इक्वल टू मोलर बायस बाय n होता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है एक एटम, F इज फैराडे IT। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। याद रखना मोलर मास कितना है इसका कॉपर का 63.5, n फैक्टर होता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 कर रहा है। आई का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2 एम्पियर करंट है, टाइम हमें फाइंड करना है, और फैराडे होता है 96500। 2 कैंसिल हो जाएगा, टाइम हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से और हमारा टाइम आ जाएगा 3039 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। अब याद रखना अगर हम फैराडे के सेकंड लॉ की बात करें, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है 2 इलेक्ट्रोलाइट से, तो मास ऑफ जिंक डिवाइड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द जिंक डिवाइड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कॉपर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मास ऑफ जिंक आपको फाइंड करना है, कॉपर का हमें मास डिपॉजिटेड दिया 2, इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, सबसे पहले मोलर मास ऑफ जिंक 65, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा, तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो डिवाइड बाय 2। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मोलर मास डिवाइड बाय 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, हम जिंक का वेट निकाल लेंगे। हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.04 ग्राम्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नंबर 30 की क्वेश्चन नंबर 30 है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल्स पर लीटर सोल्यूशन ऑफ KCl इज 2.48 10⁻² सीमेंस पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें गिवन है लैम्डा नॉट ऑफ K प्लस इज 73.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव इज 76.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2017 का क्वेश्चन है। तो हमें कंडक्टिविटी गिवन है 2.48 10⁻², मोलैरिटी दी है 0.2। हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं विच इज कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा 2.48 10⁻² इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.2। तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा इसका तो 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl की फाइंड करेंगे। तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl, दोनों की वैल्यूज दी हुई है। तो हम ऐड कर लेंगे दोनों को, 73.5 प्लस 76.5 हो जाएगा 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज 124 डिवाइडेड बाय 150 और हमारा आंसर आ जाएगा 0.82। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट दिया K इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, देन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। 2013 का क्वेश्चन है। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है तो आप रेट कांस्टेंट का यूनिट देखोगे, तो इसका यूनिट है पर सेकंड, और अगर यूनिट पर सेकंड है तो हमारा ऑर्डर हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2014 का ये क्वेश्चन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, दोस रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जो रिएक्शन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती, वो सेकंड और थर्ड ऑर्डर की भी हो सकती हैं, बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, बट सर्टेन कंडीशन में वो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है। एग्जाम्पल से बताएंगे, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर, केन शुगर और वाटर के साथ H+ एसिड की प्रेजेंस में अगर आप ये रिएक्शन होता है तो हमारा बनता है ग्लूकोज विच इज C6H12O6 एंड फ्रक्टोज। अगर सपोज आपने इस रिएक्शन में क्या लिया है, केन शुगर की कंसंट्रेशन काफ़ी कम है और वाटर की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, जो केन शुगर है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम उस रिएक्शन में क्या लिख सकते हैं, रेट बिकम्स इक्वल टू केक डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ओनली ऑन द केन शुगर। तो ये हमारा हो जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट द स्लोप वैल्यू, आपको स्लोप का वैल्यू बताना है, ऑब्टेन इन द प्लॉट ऑफ ln of r वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ln of r वर्सेस टाइम का आपको स्लोप बताना है। सबसे पहले हमें इक्वेशन पता होना चाहिए दैट ln of r इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt प्लस ln of r नॉट। अब याद रखना इसे हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, y एक्सिस पे हो जाएगा ln, x एक्सिस पे हो जाएगा t, और ये जो स्लोप हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोप, तो हो जाएगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ k, और ln r नॉट हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट।
तो इस इक्वेशन का जो स्लोप बनेगा वो बनेगा, जो m होता है वो स्लोप होता है, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ k। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। फॉर ए रिएक्शन reactant is converted into product, half life which is t half is observed to be independent of the initial concentration of the reactant। जो half life है वो independent है initial concentration of the reactant पे। what is the order of the reaction 2017 का क्वेश्चन है। तो याद रखना ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो t हाफ होता है, हाफ लाइफ होता है, दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। तो ये जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ P, द रेट लॉ इज गिवन बाय, रेट लॉ दिया R इक्वल टू के A रेज टू पावर हाफ एंड B रेज टू पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन 2013 का क्वेश्चन है। हमें रेट लॉ जब भी दिया होता है तो हम ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन दी है उसकी आप पावर का सम करोगे, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू हाफ प्लस 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए कैटलिस्ट ऑन? जब आप कैटलिस्ट ऐड करोगे क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी पे विच इज EA, एंड सेकेंड गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। ये 2017 का क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना जो कैटलिस्ट है इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेट पाथवे। जो कैटलिस्ट होते हैं रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करते हैं, वो जो पाथवे फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं? अल्टरनेट पाथवे फॉलो करते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं रिएक्टेंट को, और वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी से कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें लोअर हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। और नेक्स्ट हमारी गिब्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। याद रखना जो कैटलिस्ट है वो गिब्स एनर्जी को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो इट डज नॉट अफेक्ट द गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0। 2020 का ये क्वेश्चन है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को 0 कर दिया तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? आंसर हमारा होगा पहले नो। अगर हम इक्वेशन की बात करें, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। अगर EA का वैल्यू आपने 0 कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी 0 कर दिया, तो E रेज टू पावर हो जाता है 0, और E रेज टू पावर जो 0 होता है दैट विल बिकम इक्वल टू द 1। तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज भी करते हो डिक्रीज भी करते हो, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि EA हमने 0 कर दिया है। तो रेट कांस्टेंट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। इन सम केसेस इट इज फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा, येट द रिएक्शन इज स्लो एंड व्हाई? 2013 का ये क्वेश्चन है। याद रखना अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्शन जनरली क्या होती है? फास्ट होती है। बट यहां पे बोला रिएक्शन स्लो है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या होता है? एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमारे पास सपोज ये दो कंपाउंड है, यहाँ पे है मिथाइल ब्रोमाइड है, OH है। सपोज OH क्या करना चाहता है? इस कार्बन पे अटैक करना चाहता है, इसके साथ जुड़ना चाहता है। ये है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहाँ पे क्या होगा, जो Br है OH है, अगर वो इसी डायरेक्शन से आ रहा है, ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो दोनों जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से क्या होगा? विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नो प्रोडक्ट। सो इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। 2015 का ये क्वेश्चन है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइन द एक्स्ट्रा एनर्जी ओवर एंड अबव द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उससे ज्यादा हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, इट मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट। हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं, एनेबल देम टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। तो यहाँ पे एक एनर्जी बैरियर होता है, इस एनर्जी को अगर क्रॉस करेंगे बैरियर को तभी प्रोडक्ट बनता है। तो आप जो एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हो जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। डिफाइन द रेट कांस्टेंट। 2015 का क्वेश्चन है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी। अगर आपने हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी कर दी है तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन है इट बिकम्स इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, एंड रेट कांस्टेंट को हम स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। फॉर ए रिएक्शन, हमें रिएक्शन दिया हुआ है 2NH3 गैस, कैटलिस्ट दिया हुआ है PT, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस प्लस 3H2 गैस। 2016 का ये क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू K। हमें बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ द K। सबसे पहले ये हमें रेट इक्वेशन दिया हुआ है। यहां पे हमें रेट इज इक्वल टू K, मतलब कंसंट्रेशन यहां पे नहीं दिया हुआ है, तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, तो ये होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलरिटी कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो दो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी हमारी 2। और अगर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ K, याद रखना K का जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का, दैट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ द रेट, तो हमारा यूनिट हो जाता है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एनालाइज द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट और टाइम का हमें ग्राफ दिया हुआ है। आपको सबसे पहले बताना है प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सेकंड, थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, एक्सप्लेन। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिडिक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है। सबसे पहले कंसंट्रेशन 0.8 से सपोज डिक्रीज हुआ 0.4, कंसंट्रेशन हाफ हो गया। और टाइम कितना लग रहा है? 10 से 20 मीन्स 10 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर हाफ हो रहा है कंसंट्रेशन, जो टाइम लग रहा है उसे बोलते हैं हम हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हो गया 10 मिनट्स। सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज करो 0.4 से 0.2 में, कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है? 30 से 20 का डिफरेंस होता है 10 मिनट्स। तो मतलब कि जो हाफ लाइफ है उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। हाफ लाइफ की वैल्यू कांस्टेंट तब होती है जब हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का कुछ भी कंसंट्रेशन है, हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। हमें पता है T हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय K। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू जीरो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, एक्सप्लेन। याद रखना कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो आंसर हो जाएगा नो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द कंसंट्रेशन आर वेरी एक्सपोनेंशियली। ये वैल्यू क्या है? एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। और अगर हम इस कर्व को आगे लेके जाएंगे, ये जो कर्व है इट विल नेवर टचेस, ये कभी भी टच नहीं करेगा टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में कभी भी टच नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है रेट कांस्टेंट K फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज फाउंड टू बी 2.54 10⁻³ पर सेकंड। हमें रेट कांस्टेंट दे दिया है, हमें कैलकुलेट करना है 3/4 लाइफ, मतलब जो रिएक्शन है वो 3/4 कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा? log of 4 दिया 0.6020। 2013 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ R0 बाई R। R0 क्या होता है? हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, और R होता है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हमने A लिया। अब क्या हो रहा है? जो रिएक्शन वो कंप्लीट हो रही है 3/4, मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है वो कितना हो चुका है? 3/4 ऑफ A। तो अब कितना कंसंट्रेशन बचा? A माइनस 3/4 ऑफ A। तो हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ A। अब जो कंसंट्रेशन बचा है रिएक्टेंट का, क्योंकि 3/4 तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो A माइनस 3/4 ऑफ A। तो हम लिख सकते हैं T इज इक्वल 2.303 K log ऑफ A डिवाइड बाई 1/4। A कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे हम। 2.303 K का वैल्यू है 2.54 10⁻³ और log ऑफ 4 हमें दिया 0.6020। इसे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 546 सेकेंड्स। तो जिस टाइम में ये रिएक्शन कितना होगा? 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा 546 सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है ड्रॉ द प्लॉट ऑफ ln ऑफ K वर्सेस 1/T फॉर ए केमिकल रिएक्शन। व्हाट डज द इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड EA? हमें पता है हमारे पास इक्वेशन आर्यनस इक्वेशन है, E इज इक्वल टू AE माइनस ऑफ EA बाय RT। हम क्या लगाएंगे? नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा ln ऑफ K इज इक्वल टू ln ऑफ A। और याद रखना E की जो भी रेस्ट पावर है वो नीचे आ जाएगी माइनस EA बाय RT। रीअरेंज कर लेंगे, ln ऑफ K इज इक्वल टू
माइनस ई ए बाई आर टी प्लस एल एन ऑफ ए। इसे हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे हो जाएगा हमारा एल एन ऑफ के, एक्स एक्सिस पे हो जाएगा 1/t। अब याद रखना यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाता है हमारा स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए बाय आर। ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा इंटरसेप्ट, जो सी के इक्वल होता है वो एल एन ऑफ के। तो इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो जाएगा, एल एन ऑफ ए, और जो स्लोप है दैट बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए बाय आर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2014 का ये क्वेश्चन है। हाफ लाइफ क्या होता है, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जिस टाइम में आधी हो जाती है दैट टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा जो हाफ लाइफ होता है टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाय 2k। तो जीरो ऑर्डर में जो हाफ लाइफ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय k। तो हाफ लाइफ है जो फर्स्ट ऑर्डर में वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है फॉलो डेटा आर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन। हमें डेटा दिया हुआ है रिएक्शन का। रिएक्शन है N2O5 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ NO2 एंड हाफ ऑफ O2। हमें इसका डेटा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में 0, 300, 600, और हमें कंसंट्रेशन दिया N2O5 का फॉर 0 सेकंड, 300 सेकंड एंड 600 सेकंड। हमें सबसे पहले पूछा है शो दैट इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर अगर आपको पता करना तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हम इक्वेशन लिख लेंगे। k इज इक्वल टू 2.303t लॉग ऑफ आर नॉट बाय आर। आर नॉट क्या होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, आर होता है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन। हमें लॉग की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में। सबसे पहले हम दे सकते हैं डेटा का हम पहला 2 टाइम यूज करेंगे। ये इनिशियल टाइम हो जाएगा, ये फाइनल टाइम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना हुआ 300 सेकेंड्स, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा 1.6 10⁻², फाइनल कंसंट्रेशन 0.8 10⁻²। इसे कैंसिल कर देंगे हम, 2 आ जाएगा हमारा। लॉग ऑफ 2 का आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो विच इज 0.3010। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.3 10⁻³ पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम 0 और 600 सेकेंड का भी डेटा यूज कर सकते हैं। ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, ये फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 600। हम डेटा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 2.303 6/600 लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। लॉग ऑफ 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हो जाएगा 0.6021। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा 2.3 10⁻³ पर सेकेंड। अगर हम दोनों वैल्यूज को देखें तो दोनों वैल्यूज क्या आ रही है हमारी, कांस्टेंट आ रही है और यूनिट भी पर सेकंड आ रहा है। तो इससे हम बता सकते हैं कि यह है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। 16 क्वेश्चन का बी पार्ट दिया कैलकुलेट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का हमें पता है फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया तो 0.693 डिवाइड बाई 2.3 10⁻³ कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 301.3 सेकेंड्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। फॉर ए रिएक्शन ऑफ ट्वाइस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड I नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम में रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। द प्रपोज मैकेनिज्म इज गिवन बिलो। हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया हुआ है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 कंबाइन विद I नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर प्लस IO नेगेटिव, स्लो स्टेप है। सेकंड स्टेप दिया हुआ है H2O2 प्लस IO नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर I नेगेटिव O2, ये फास्ट स्टेप है। 2019 का क्वेश्चन है। हमें इसमें 3 पार्ट पूछे हुए हैं। राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, राइट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सबसे पहले याद रखना ये जो रिएक्शन है ये है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है, तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप डायरेक्टली इक्वेशन बना सकते हो रेट लॉ की इक्वेशन। आप क्या करोगे, रेट विल बिकम इक्वल टू द जो भी स्लोएस्ट स्टेप में आपको रिएक्टेंट दिए हुए हैं आप डायरेक्टली उनकी कंसंट्रेशन लिख लोगे तो आपका बन जाएगा इक्वेशन। तो हो जाएगा कि H2O2 I नेगेटिव तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे सेकंड, हमारे पूछा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दोनों का रेज़ टू पावर 1 है तो ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और थर्ड पूछा हुआ है आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है जो होता है स्लोएस्ट स्टेप, उससे हम ऑर्डर बता सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो हो जाएगा दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डू एनी टू। सबसे पहले हमें पार्ट दिया हुआ है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट। हमें रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है लीटर पर मोल पर सेकंड, हमें बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये सारे जो भी पार्ट हैं क्वेश्चन है ये 2022 के हैं। तो याद रखना हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जो रेट कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू रेट बाय कंसंट्रेशन रेज़्ड पर एन। एन होता है हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, रेट होता है मोल्स पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन होता है मोल्स पर लीटर रेज़्ड पर एन। अब हमें ये जो है वो इक्वल करना है लीटर्स पर मोल पर सेकंड। तो अगर आप एन का वैल्यू 2 कर लेते हो तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ए से बी जो कन्वर्ट हो रहा है वो सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। तो ए से बी हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़्ड टू पावर 2, क्योंकि सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हमने ए का कंसंट्रेशन क्या कर दिया 3 टाइम्स कर दिया। हाउ इट विल अफेक्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। अगर आपने इसका 3 टाइम्स कर दिया तो 3 रेज़्ड टू पावर 2 कितना होता है 9। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ओवरऑल जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी है वो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। सी पार्ट की बात करेंगे राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताना है। तो याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर क्या होता है हमारा रिएक्टेंट, इज इक्वल टू द माइनस ऑफ के टी रेट कांस्टेंट एट टाइम है प्लस आर नॉट। आर नॉट होता है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है फॉर ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी है। शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। 99% रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ट्वाइस टाइम चाहिए एज कंपेयर टू 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 2017 का क्वेश्चन है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। सपोज हमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का 100 दिया हुआ है, 99% कंप्लीशन मतलब कि 99% जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 में से 99 तो कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग होगा हमारा 1। हम इक्वेशन यूज कर सकते हो k इक्वल टू 2.303 t log ऑफ आर नॉट बाय आर। आर नॉट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन जो 100 है और आर है हमारा फाइनल कंसंट्रेशन विच इज 1। ठीक है, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। log ऑफ 100 याद रखना इट इज इक्वल टू 2। तो 99% कंप्लीशन में हम लिख सकते हैं 2.303 डिवाइड बाई k इंटू 2। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या हो रहा है 90% कंप्लीशन, मतलब जो रिएक्टेंट है वो 90% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना होगा 100 माइनस 90 विच इज 10। सो k इज इक्वल टू 2.303 t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल है 100, फाइनल हो जाएगा 10, तो log ऑफ 10 हो जाएगा। log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1। तो 90% कंप्लीशन में हम लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय k। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो है ये ट्वाइस है। सो 99% जो टाइम है फॉर 99% रिएक्शन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाइम फॉर 90% कंप्लीशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम प्लॉट दिया है। ठीक है, रिएक्टेंट ने कंसंट्रेशन टाइम का ये प्लॉट दिया, हमें प्रिडिक्ट करना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की तो कंसंट्रेशन ऑफ R इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस आर नॉट। इसको अगर हम लिखें किसकी फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे आ जाएगा हमारा कंसंट्रेशन R T। ये जो स्लोप होगा याद रखना क्योंकि माइनस है, ये स्लोप डाउनवर्ड्स होगा, स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ के और ये हो जाएगा आर नॉट इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ है जिसमें हमें क्या दिया हुआ है R और T दिया हुआ है, तो ये ग्राफ है हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का। और अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ए प्लस बी जो है वो रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए एज रिस्पेक्ट टू ए ये रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के। ए की जो कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा रेस टू पावर 2 क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का है, और बी रेस टू पावर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये है हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन।
नेक्स्ट पूछा है हाउ इज द रेट इफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स। आपने ए की कंसंट्रेशन क्या कर दी, 3 टाइम्स कर दी, तो 3⁻² होता है हमारा 9। तो अगर आप ओवरऑल रेट देखोगे तो रेट कितना इंक्रीज हो गया, तो रेट इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, जो थर्ड पार्ट है, हाउ इज द रेट इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ ए एंड बी आर डबल। अगर आपको दिया हुआ इक्वेशन, आपने ए का कंसंट्रेशन डबल कर दिया तो ये 2⁻² हो जाएगा, बी का कंसंट्रेशन भी डबल कर दिया 2⁻1 हो जाएगा, 2⁻2 इज 4, 2⁻1 इज 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8, और ये हमारी है इक्वेशन। तो जो रेट है वो क्या हो गया है, इट इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स अगर आप ए एंड बी दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दोगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313 केल्विन। जो रेट है वो 4 टाइम्स हो रहा है जब आप टेम्परेचर चेंज करें 293 टू 313 केल्विन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंजेस विद टेम्परेचर। आर का वैल्यू दिया 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल एंड लॉग ऑफ 4 0.6021 2019 का ये क्वेश्चन है। तो याद रखना रेट क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, और रेट कांस्टेंट भी जब आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर वो भी क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो अगर K1 था पहले स्टार्टिंग में 293 केल्विन में, अगर K1 था तो K2 हो जाएगा, जो रेट कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ K1। टेम्परेचर दिया हुआ है हमारे इनिशियल टेम्परेचर 293, T2 दिया हुआ 313 केल्विन। ये हमें इक्वेशन याद रखना, लॉग ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, तो ये जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर रेट क्या हो रहा है 4 टाइम्स, तो K1 इंटू 4 ऑफ K1 ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ 4 ये हो जाएगा EA 2.303 8.314, T2 हमें दिया हुआ है 313 माइनस 293 डिवाइड बाई 313 इंटू 293, इन दोनों को माइनस करोगे आ जाएगा 20। EA को इस एक तरफ रखेंगे, बाकियों को शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा। सो EA अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 52863.3 जूल्स पर मोल, और आप EA का वैल्यू लिख सकते हो किलो जूल्स में 52.86 किलो जूल्स पर मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट बताना है इस रिएक्शन का। इन व्हाट टाइम रिएक्शन विल बी 90% कंप्लीटेड, फिर उसके बाद हमें बताना है कितने टाइम में 90% रिएक्शन कंप्लीट होगा। हमें log ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 की वैल्यू दी है, 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, 40% कंप्लीशन का मतलब है कि 40% ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 माइनस 40 तो हमारा बचेगा 60। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग ऑफ R0 बाई R। ये इनिशियल कंसंट्रेशन विच इज 100, फाइनल कंसंट्रेशन 60। T का हमें वैल्यू दिया हुआ है 80 मिनट्स। सबसे पहले हमें रेट कांस्टेंट बताना है 2.303 डिवाइड बाई 80 लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाई 60, 0 कैंसिल कर सकते हैं तो हो जाएगा 10/6। लॉग ऑफ याद रखना डिवाइडेड की फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 6। ठीक है, लॉग ऑफ 10 का वैल्यू याद रखना 1 होता है, लॉग ऑफ 6 का वैल्यू दिया 0.7782, इसको हम वैल्यू आ जाएगा हमारा जब 1 से माइनस करेंगे 0.2218, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारा K का वैल्यू आ जाएगा विच इज 0.00638 पर मिनट। ठीक है, तो हमारा K का वैल्यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो 90% कंप्लीशन क्या होता है, पहले रिएक्टेंट 100 होगा, जब 90% कंप्लीट हो गया तो रिएक्टेंट बचेगा हमारा 10। तो आप लिख सकते हो K इज इक्वल टू 2.303T लॉग ऑफ R0 बाई R। हमें T निकाला है 2.303, K का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया था विच इज 0.00638 लॉग ऑफ 100 बाई 10। ये हो जाएगा लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10 1 होता है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 360 मिनट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है ऑब्जर्व द ग्राफ शोन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ग्राफ दिया हुआ है, लॉग ऑफ R0 बाई R वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। हमें इस ग्राफ से बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, what is the slope of the curve, and third part है write the relationship between the K and T half। T half है हमारा हाफ लाइफ पीरियड, 2022 का ये क्वेश्चन है। तो अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे, y एक्सिस पे हमारा है log ऑफ R0 बाई R, यहाँ पे टाइम है,
तो ये जो है ये हम उसकी जो इक्वेशन बनती है वो होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 t log ऑफ r नॉट बाई r। अगर आप इसको रीअरेंज करोगे, इस वैल्यूज को इस तरफ ले जाओगे, तो log ऑफ r नॉट बाई r इज इक्वल टू kt डिवाइड बाई 2.303। तो इसका मतलब है ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बनाया, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ द कर्व की, ये स्लोप ऑफ द कर्व क्या है, तो ये हमारा क्या है y एक्सिस है, टाइम क्या है x एक्सिस, तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, तो स्लोप हमारा आ जाएगा k डिवाइडेड बाय 2.303। तो k डिवाइड बाय 2.303 ये क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर में रिलेशनशिप क्या होता है k और t हाफ का, सो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। हमें फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन दिया हुआ है N2O5 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिया हुआ है k इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड e रेज टू पावर ऑफ माइनस ऑफ 25,000 डिवाइड बाय t। हमें इसमें बताना है EA फॉर दिस रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट इफ हाफ लाइफ इज 300 मिनट्स। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई है, ये हमने इक्वेशन लिख लिया, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको आर्हेनियस इक्वेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन है k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर ऑफ माइनस ऑफ EA बाय RT। अगर हम बात करेंगे ये जो वैल्यू है ये तो आर्हेनियस कांस्टेंट और आर्हेनियस फैक्टर है, माइनस ऑफ EA बाई RT की वैल्यू इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये भी e रेज टू पावर है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सो माइनस ऑफ EA बाई RT इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25,000 डिवाइड बाई t। t कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो EA इज इक्वल टू 25,000 इंटू r का वैल्यू कितना होता है 8.314। 25,000 इंटू 8.314 हमारा आंसर आ जाएगा 207,850 जूल्स पर मोल और 207.85 किलो जूल्स पर मोल। तो ये हमारा EA एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है, हमें रेट कांस्टेंट बताना है, तो हमें पता है हाफ लाइफ किसके इक्वल होता है, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है इक्वेशन में। सो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k और k इज इक्वल टू 0.693, हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है 300 मिनट्स, तो 300 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 0.00231 और 2.31 इंटू 10⁻³ पर मिनट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन। 2020 का क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस। जैसे आप सरफेस एरिया रिएक्टेंट का रिड्यूस करते हो तो याद रखना नंबर ऑफ कोलिजन जो होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, एज ए रिजल्ट जो रेट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो व्हेन सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस रेट ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो रिड्यूस। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर आपने कैटलिस्ट ऐड किया है तो क्या होता है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस स्पीड फॉर रिएक्शन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में दोनों में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा, विच हेल्प इन अटेनिंग द इक्विलिब्रियम फास्टर। तो दोनों तरफ इक्वल्स जो होती है स्पीड वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाता है, हमारा फास्टर आ जाता है। थर्ड पार्ट है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी जो होगा ऑफ द मॉलिक्यूल वो भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो मॉलिक्यूल ज्यादा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और ज्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, एज ए रिजल्ट इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। इफ रेट कांस्टेंट k इज 4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। मोलर कंसंट्रेशन जो m होता है कैपिटल M वो मोलैरिटी बताता है विच इज मोल्स पर लीटर सेकेंड दिया पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.064 मोलर्स। 2019 का एक क्वेश्चन है। तो हमें पूछा है, टाइम पूछा हुआ है जिसमें कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.064 मोलर्स। ठीक है, हमें k का वैल्यू दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें पता है k इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइड बाय t। सो t इज इक्वल टू R0 ही कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है, माइनस ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन 0.064 डिवाइडेड बाय हमारा दिया हुआ है हमें, हम इसको यहाँ ले जाएंगे, k का वैल्यू यहाँ लिख लेंगे 4 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 0.0364 इंटू 10⁻³
ये हम उसको ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 10⁻3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9 सेकेंड्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स at 300 Kelvin and 20 minutes at 320 Kelvin. Calculate the activation energy of the reaction log of 2, log of 4 and R का वैल्यू दिया हुआ है। 2018 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, दो डिफरेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। अगर हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो जो ये टाइम दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा हाफ लाइफ। तो याद रखना डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, तो हम दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के और K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई T हाफ। तो पहली रिएक्शन की बात करेंगे जब टेम्परेचर था 300 केल्विन, तो K1 इज इक्वल टू 0.693, हमारा टाइम लगा 40 मिनट्स। ठीक है, हाफ रिएक्शन कंप्लीट होने में, तो ये हो गया 0.017 पर मिनट। सिमिलरली K2 लिखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ये हो जाएगा 0.034 पर मिनट। K1 K2 का वैल्यू मिल गया। अब हम EA का वैल्यू निकालेंगे और हमें पता है log ऑफ K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, log ऑफ 0.034 0.017, इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा log ऑफ 2। ठीक है, log ऑफ 2 आ गया, EA 2.303 8.314, ये हो जाएगा 320 माइनस 300 300 इंटू 320, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 96,000। EA को हम इस तरफ रखेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ शिफ्ट करेंगे। log ऑफ 2 होता है 0.3010, ये हो जाएगा 2.303 8.314 इंटू 96000 और डिवाइड बाय 20। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27,663 जूल्स पर मोल और 27.66 किलो जूल्स पर मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन। हमें डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है C2H5Cl रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस Cl2। हमें दिया हुआ है टाइम सेकंड में दिया, टोटल प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में। जब 0 टाइम था तो टोटल प्रेशर था 0.30 और जब टाइम 500 सेकंड था तो टोटल प्रेशर था 0.50। हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट, log ऑफ 234 का वैल्यू दिया हुआ है। 2016 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले याद रखना, अगर हमें प्रेशर दिया हुआ है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ P0 बाई PT। P0 क्या होता है, हमारा इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, PT होता है फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। हम क्या बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। हमें पता है C2H5Cl रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस Cl2। जब हमारा टाइम 0 था तो हमारा जो टोटल प्रेशर था वो किसकी वजह से होगा, ऑल बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा तो टोटल प्रेशर होगा हमारा 0.30 बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा P0 इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, ये हो जाएंगे 0 आफ्टर सम टाइम सपोज 500 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, ये कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखेंगे 1, तो अगर ये x में कन्वर्ट होगा ये भी x में कन्वर्ट होगा और ये कितना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा x कम, तो 0.3 माइनस x। तो याद रखना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबके एक हैं, तो अगर ये x बढ़ रहा है ये भी x बढ़ रहा है तो ये x क्या हो, कम हो जाएगा। बट हमें दिया हुआ है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि सारे गैसेज है, इनका प्रेशर हमें दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.30 माइनस x प्लस x प्लस x। सबके प्रेशर हमें दिया हुआ है साथ में, विच इज 0.50, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 0.50 इज इक्वल टू 0.30 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 0.20। हमें क्या बताना है, हमें फाइनल प्रेशर देखना है रिएक्टेंट का, तो हम निकाल लेंगे फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट जब टाइम 500 था, विच इज 0.30। x का वैल्यू हमें पता चल गया माइनस ऑफ 0.20, तो हमें मिल जाएगा 0.10 एटमॉस्फेयर, विच इज फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 2.303 T हमें दिया हुआ है, 500 सेकेंड्स। लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर था हमारा 0.30, फाइनल प्रेशर था 0.10, इनको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा log ऑफ 3। log ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं, विच इज 0.4771। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज 3.66 10⁻³ पर सेकेंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द गिवन रिएक्शन A + 3B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2C
द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज 2.5 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ पी। 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले A+3B रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ 2C। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है? याद रखना रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो हम इसमें माइनस लगाएंगे, माइनस ऑफ dA/dt। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उसे डिवाइड करेंगे, माइनस ऑफ 1/3 dB/dt। और अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज है तो हम पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 dC/dt। रेट ऑफ द रिएक्शन पहले हम बताएंगे। हमें दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो ये जो होता है dC/dt ये बताता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। सो रेट ऑफ रिएक्शन हम इक्वेट कर सकते हैं हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर इंटू 2.5 10⁻⁴ ये हो जाएगा 1.25 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ पी। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को अब हम कंपेयर करेंगे रेट इसके साथ बी के साथ, तो हमारा होता है माइनस ऑफ 1/3 dB/dt। माइनस ऑफ dB/dt जो है हमारा ये होता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन से कंपेयर करें तो ये हो जाता है थ्राइस इनटू रेट ऑफ रिएक्शन। सो 3 × 1.25 10⁻⁴ और 3.75 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा हमारा रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी का।